हेलो बच्चों, बाइनोमियल में नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रेटेस्ट टर्म एंड कोफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लिया हमने 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन को एक्सपेंड किया, कुछ भी NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टिल NCN एक्स रेज़ टू पावर। तो ये टोटल कितने टर्म्स आ गए? n+1 टर्म्स आ गए। ठीक है, 0 से लेकर n तक जा रहे, टोटल n+1 टर्म्स होता है एक्सपेंशन में। अब इसमें मान लिया हमने x की जगह 1/3 रखा। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है दैट विल बी NC0, अगला टर्म हो जाएगा NC1 इंटू 1/3 प्लस NC2 इंटू 1/9 प्लस एंड सो ऑन NCN इंटू 1/3 होल रेज़ टू पावर n, ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें 1/3 1/9 ये भी वेरी कर रहा है, NC0 n NC2 ये भी वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हर टर्म का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, इस टर्म का कुछ वैल्यू आ जाएगा n की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ऐसे इसका भी कुछ वैल्यू आ जाएगा n की एक वैल्यू के लिए। तो इन सब में किसका वैल्यू सबसे बड़ा है ये, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज और वैल्यू वाइज, इस तरह की चीज़ें हमें निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n कंसीडर TR+1 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड TR। मतलब हमें यहाँ पे क्या सॉल्व कर रहे हैं कि हमने ये देखा कि R+1 TR+1th टर्म जो है, R+1th टर्म जो है वो Rth टर्म से कब बड़ा है, इसको सॉल्व करें। R+1th टर्म का मतलब क्या है कि नेक्स्ट वाले टर्म अपने, मतलब जो भी टर्म है वो अपने पहले वाले टर्म से बड़ा है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं। ये ठीक है, बड़े को क्यों सॉल्व कर रहे हैं, छोटे को क्यों नहीं कर रहे? तो वो एक ही बात है, अगर मेरे को पता लग जाए कि R बराबर इतनी 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 वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो जो भी R की अलाउड वैल्यूज़ है उनमें से इन वैल्यूज़ को घटा के जो वैल्यूज़ बचेगी उसके लिए उल्टा सही हो रहा होगा। माने हमने इसको सॉल्व किया और R का वैल्यू 2 और 5 आ गया, मान लिया। ठीक है, उसका मतलब है कि 2 और 5 के लिए तो जो टर्म है वो अपने पिछले वाले टर्म से बड़ा या बराबर होगा। तो 2 और 5 को छोड़ के जो बच गया उनमें से किसी के लिए भी ये बड़ा या बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो आंसर में आ जाता R का वो वैल्यू। अच्छा, 2 और 5 का मतलब क्या है कि R का वैल्यू मैंने मान लिया 2 रखा, तो ये T3 हो गया, ये T2 हो गया। तो T3 T2 से बड़ा है, और 5 का मतलब क्या है, अगर ये सोल्यूशन आ जाए, अभी आया नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर R का वैल्यू 2 और 5 आ जाए तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, 5 रखने में T6 T5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब जगह क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, जो टर्म होगा वो अपने पहले वाले टर्म से छोटा होगा। ठीक है, तो बड़े को सॉल्व करो या छोटे को सॉल्व करो, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक का सोल्यूशन पता लग गया तो दूसरे का भी अपने आप पता लग जाएगा। इसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, विल कम टू दिस। R+1th टर्म कितना हो जाएगा, NCR इंटू एक्स रेज़ टू पावर R का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू NCR-1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर R-1 का मॉड। ये ठीक है, NCR तो बेसिकली नेचुरल नंबर होता है, तो उसको तो बाहर निकाल के लिख सकते हैं। मॉड यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर R बचा, एंड ये हो जाएगा n फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल n-r प्लस 1 इंटू मॉड एक्स रेज़ टू पावर R-1। तो अगर इसको कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक मॉड एक्स बचेगा, n फैक्टोरियल ऐसे ही कैंसिल हो गया। R फैक्टोरियल और R-1 में से कौन छोटा है, ये छोटा है, कॉन्जिक्यूटिव है, ये छोटा है। भाई ऐसे लिखा है 21 फैक्टोरियल है, ये 20 फैक्टोरियल है। तो 21 फैक्टोरियल को अगर 20 फैक्टोरियल से कैंसिल किया तो एक 21 बच जाएगा, तो इसको अगर इससे कैंसिल किया तो R बच जाएगा। ऐसे ये n-r है, ये n-r प्लस 1 है, एक ज़्यादा है, तो इसको अगर इससे किया तो वो ज़्यादा वाला बच जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n-r+1 टाइम्स मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू R को इधर ले गए, यहाँ से आ जाएगा n+1
मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर टाइम्स 1 प्लस, इसके लिए तो 1 आ गया, इसको उधर लेके तो यहाँ से मॉड एक्स आ जाएगा। तो यू विल हैव आर लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। वन प्लस वन अपॉन मॉड एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। मतलब आर का वैल्यू जब तक इसको सेटिस्फाई करेगा तब तक ये सेटिस्फाई होगा, और जब इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका उल्टा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो r इज लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन मॉड एक्स। ठीक है, ये वाला वैल्यू मान लिया अल्फा है, तो केस 1। अच्छा, ये वाला जो नंबर आएगा वो हमें दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस 1 अपॉन मॉड एक्स जो आएगा वो एक से थोड़ा सा बड़ा ही आएगा हमेशा। 1 में कुछ जोड़ ही रखा है, फिर कि थोड़ा बड़ा या काफ़ी बड़ा आ सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये 1 से बड़ा रहेगा, तो ये पूरा वैल्यू n प्लस 1 से छोटा ही रहेगा। प्लस ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या है कि ये वाला जो नंबर है वो 0 और n प्लस 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, n प्लस 1 से छोटा तो इसलिए होगा न्यूमरेटर में n प्लस 1 लिखा है और जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो 1 से बड़ा नंबर लिखा है, तो इसलिए तो ये n प्लस 1 से छोटा हो गया। पॉजिटिव है इसलिए 0 से बड़ा होगा। इसके एक्सपेंशन में जो r की अलाउड वैल्यूज़ होगी वो बेसिकली 0 से लेके n तक ही होगी, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो उसी रेंज के अंदर आएगा। अब ये इंटीजर आए जरूरी नहीं है, वो तो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। केस 1 में इफ़ अल्फा इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है, मतलब तुम इसको ऐसे देखो, अगर मान लिया अल्फा की वैल्यू कुछ भी 7.8 हो गया मान लिया, तो ये ऐसे लिखा हुआ है r लेस देन इक्वल्स टू 7.8। ठीक है, अब r जो है वो एक इंटीजर होगा, तो 7.8 तो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ नहीं है, तो यहाँ से r का एक्सेप्टेबल वैल्यू कितना हो जाएगा 0 1 2 3, सॉरी 0 नहीं मतलब 1 से चालू करें, 1 2 3 4 5 6 7 तक एक्सेप्ट होगा। ये जो 7 तक वैल्यू है ये, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ये हमने सोल्यूशन निकाला है इस इनइक्वालिटी का, और ये इनइक्वालिटी क्या कर रहा है कि जो भी इसका सोल्यूशन होगा उस r के लिए r प्लस 1th टर्म rth टर्म से बड़ा होगा। ठीक है, तो पहली बात तो देखो ये जो इक्वल्स टू आया है, ये जो इक्वल्स टू आया है वो यहीं से आ रहा है, यहाँ से, तो हमने यहाँ पे r का वैल्यू 7.8 नहीं ले सकते, तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो उसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी इक्वल नहीं हो सकते r की किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि यही इक्वालिटी तो यहाँ पे आ रहा है। और अगर ये इंटीजर नहीं आया तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। अगर ये बराबर नहीं होगा तो जो भी यहाँ से सोल्यूशन आएगा वो उसके लिए ये वाला टर्म इससे बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज़ के लिए जो r की वैल्यू 1 रखी तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे आ जाएगा T1 लेस देन T2 का मॉड, मतलब उल्टा करके लिख लिया इसको ऐसे, T1 लेसर साइड पे T2 का मॉड, T2 विल बी लेस देन इक्वल्स टू T3। ये कहाँ से आ गया, क्योंकि r इज इक्वल्स टू 2 भी सोल्यूशन में है, तो 2 रखने पे यहाँ से कितना आ जाएगा T3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू T2। इक्वल्स टू के लिए हमने मना कर दिया कि इक्वल्स टू आएगा ही नहीं, वो तो r बराबर 7.8 पे बराबर आता, और 7.8 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो किसी भी r की वैल्यू के लिए इक्वल्स टू नहीं आएगा, केवल ये बड़ा ही आएगा जो भी इसका सोल्यूशन है। तो ऐसे करते करते जब r बराबर 7 रखेंगे तब ये लास्ट टाइम सेटिस्फाई होगा, तो 7 रखने पे T8 हो गया, ये T7 हो गया, तो ऐसे चलते चलते T7 लेस देन T8 ऐसे हो गया लास्ट टाइम। ये ठीक है, बस इतना सेटिस्फाई हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, तो हमने r की वैल्यूज़ उठा के रखी है इसमें, वहाँ से आने ये सब। ठीक है, अब r का वैल्यू अगर मैंने अगला लिया 8,
तो वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो r बराबर 8 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर क्या सेटिस्फाई करेगा, मतलब r बराबर 8 के लिए r प्लस 1th टर्म rth टर्म के ना तो बराबर है ना बड़ा है, ठीक है। तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बराबर भी नहीं है बड़ा भी नहीं है तो ऑब्वियसली क्या ऑप्शन बचता है कि छोटा होगा। उसका मतलब कि r बराबर 8 रखने पे ये पलट जाएगा, उल्टा सही हो जाएगा, मतलब rth टर्म r प्लस 1th टर्म से बड़ा हो जाएगा। फिर r बराबर 9 भी इसके सोल्यूशन में नहीं आया तो 9 के लिए भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इनइक्वालिटी पलट जाएगा, मतलब T8 अब छोटा नहीं होगा, T8 बेसिकली अब यहाँ से T8 का मॉड विल बी ग्रेटर देन अपना अगला टर्म। फिर 9 भी सोल्यूशन में नहीं है तो 9 रखने पे यहाँ से क्या आता है, T10 T9 से बड़ा या बराबर, विच इज़ नॉट ट्रू क्योंकि 9 इसके सोल्यूशन में नहीं है, तो उल्टा इज़ ट्रू, मतलब T9 विल बी ग्रेटर देन T10 मैग्नीट्यूड वाइज, ऐसे करके आ जाएगा। तो इसमें यू कैन सी कि T8 से ये भी सब छोटा ये भी सब छोटा, तो T8 सबसे बड़ा टर्म हो गया, ठीक है। तो अगर अल्फा इंटीजर नहीं आया जैसे 7.8 है तो कौन सा टर्म सबसे बड़ा हो गया, 7.8 का इंटीग्रल पार्ट 7 है और 7 रखने पे ये T8 ग्रेटर देन T7 आएगा, लास्ट बार सेटिस्फाई होगा, वही सबसे बड़ा टर्म हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, इफ़ अल्फा इज़ नॉट एन इंटीजर देन मॉड T का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब r प्लस 1th टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मॉड T ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा प्लस 1th, ये वाला जो टर्म होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो जैसे अगर अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 7.8 था, उसका ये इंटीग्रल पार्ट है, उसका इंटीग्रल पार्ट 7 प्लस 1 8, तो 8th टर्म सबसे बड़ा टर्म हो गया। केस 2, इफ अल्फा इज एन इंटीजर देन, अगर अल्फा इंटीजर हो गया तो जैसे मानिए अल्फा का वैल्यू 7 हो जाए तो अल्फा इज इक्वल टू 7 इज एक्सेप्टेबल, तब तो क्या होगा, यहाँ पे 7 के लिए इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। बाकी सारी लॉजिक वैसे ही है कि 7 से छोटी वैल्यू के लिए तो Tr प्लस 1th टर्म जो है, r प्लस 1th टर्म जो है वो rth टर्म से बड़ा ही होगा, 7 के लिए बराबर हो जाएगा, तो T8 एंड T7 बराबर हो जाएगा एंड मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इस वाले केस में Tr प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इंटीजर होगा तो इक्वल्स टू भी होल्ड करेगा एक बार। ये ठीक किस वैल्यू के लिए होल्ड करेगा, अगर मान लिया हमने अल्फा का वैल्यू बोला 9, तो 9 उसमें रखने पे मतलब सोल्यूशन मान लिया ऐसे आया कि r इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। मान लिया इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन r इज लेस देन इक्वल्स टू 9 आया, तो ये जो इक्वल्स टू है वो यहीं से आ रहा है, तो जब यहाँ पे इक्वल्स टू होल्ड करेगा तब यहाँ पे भी इक्वल्स टू होल्ड करेगा। तो अगर r का वैल्यू 9 हुआ, ठीक है, मतलब इसको ऐसे देखो कि r इज इक्वल्स टू क्या क्या अलाउड है, 1 2 3 8 9 तक अलाउड है, बट इन सब वैल्यूज़ के लिए तो यहाँ इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है और ये इनइक्वालिटी यहाँ से आया है तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है। तो मतलब जो r प्लस 1th टर्म होगा वो rth टर्म से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। 9 पे जाके इक्वालिटी होल्ड करेगा, तब जाके T9 और T10 का मॉड बराबर हो जाएगा। तो अगर ये इंटीजर है तो दो टर्म मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट एंड बराबर होगा, ये मॉड लगाए मैग्नीट्यूड वाइज। वैल्यू वाइज भी यहीं से एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर आइल का तो वो हो जाएगा एक तो अल्फा ही और एक उससे अगले वाला अल्फा प्लस 1, ठीक है। ऑफकोर्स ये इंटीजर है तो उसको सीधा अल्फा लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधा अल्फा नहीं लिख सकते क्योंकि अल्फा अगर 7.8 है तो हम ये थोड़ा बोल सकते हैं T 7.8 प्लस 1 8.8 हो जाएगा, तो हम ये थोड़ा बोल सकते हैं 8.8 टर्म जो है, 8.8 टर्म तो कुछ होता ही नहीं, 5वां टर्म 6वां टर्म 7वां टर्म ऐसे तो होगा, 5.5वां टर्म थोड़ा कुछ होता है, इसलिए यहाँ इंटीजर लगाना पड़ा है, तभी ये इंटीजर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो ऑलरेडी इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको एनालिसिस करके
हम क्या बता सकते हैं कि x की वैल्यू के लिए, x की किसी भी एक गिवन वैल्यू के लिए अगर हमने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड किया तो n+1 टर्म्स आ जाएंगे, फिर उसमें हमने x की वैल्यू रखा एक्सपेंड करने के बाद, ठीक है। मान लिया उसने ये बोला कि x की वैल्यू 3/4 के लिए ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, तो हम ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे 3/4 रखें, फिर 1 + 3/4 7/4 हो गया, 7/4 रेज़ टू पावर n तो एक नंबर आ गया, तो फिर हमने बोला कि एक्सपेंशन तो आया ही नहीं। ऐसा नहीं, उसने क्या बोला कि पहले एक्सपेंड करो, जो n+1 टर्म्स आए उनमें फिर 3/4 रखो, तो हर टर्म की वैल्यू अलग अलग आएगी, ये ठीक है। सेम भी आ सकती है कुछ टर्म्स की वैल्यू ऑफ कोर्स, उनमें से हमें ये बताना है कि मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, वैल्यू वाइज सबसे बड़ा टर्म कौन सा है। मैग्नीट्यूड वाइज का मतलब क्या है कि अगर टर्म नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव को निगलेक्ट कर दिया, ये ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज पूछा है, या जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोलना या मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट टर्म बोलना एक ही बात है। मतलब नंबर के हम केवल मॉड पे देख रहे हैं, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने ये पूछा कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, तो ऑफकोर्स फिर तो हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, फिर तो नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव वाला टर्म ऑफकोर्स बड़ा होगा। अगर इसमें बेसिकली x अगर नेगेटिव हो जाए इसके एक्सपेंशन में, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएंगे, तो कुछ टर्म पॉजिटिव होंगे कुछ टर्म नेगेटिव होंगे, तो जो पॉजिटिव वाला टर्म होगा उसी में से ग्रेटेस्ट आएगा अगर हम केवल वैल्यू वाइज की बात करें तो, ठीक है। विल कम टू दिस। अभी तो हम क्या लिख सकते हैं, नोट 1। नोट 1 क्या है कि फॉर अबव फॉर्मूला मतलब n+1/1 + 1/mod x, ये तो एक याद रखना है कि r इज़ लेस देन इक्वल टू दिस, मतलब ये वाली चीज़ याद रखनी है, यही लगाएंगे बार बार। फॉर अबव फॉर्मूला द एक्सपेंशन should be of 1 + x⁴n only। मतलब अगर यहाँ 1 की जगह 2 + x लिखा हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं चलेगा। अगर 2 + x लिखा होगा तो हम 2 को बाहर निकाल देंगे और x/2 को इस फॉर्मूले में x की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए ये फॉर्मूला डराइव किया गया ऑफकोर्स, तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड नोट 2, if kth term is the greatest term, ये ठीक है, न्यूमेरिकली ये ठीक है। न्यूमेरिकली मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। मॉड जिसका सबसे बड़ा हो, अगर वो kth टर्म है देन तब क्या होगा कि जो kth टर्म होगा वो अपने अगले वाले टर्म से भी बड़ा होगा एंड अपने पहले वाले टर्म से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। मैं ये क्या बताया गया कि किसी किसी क्वेश्चन में दे विल से कि x की वैल्यू बताओ अगर 13th टर्म जो है वो सबसे बड़ा टर्म है, तो x की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, t13 को t12 से बड़ा कर दिया एंड t14 से बड़ा कर दिया, उन दो इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया, वहाँ से जो आंसर आएगा वही एक्चुअल आंसर हो जाएगा। Question: find the greatest term in the expansion
ऑफ (38) when x is equals to -1/5। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो हम काफ़ी कुछ एक साथ इलस्ट्रेट कर सकते हैं, तो हम ध्यान से सुने इसको। सॉल्यूशन, पहली बात तो x की ये वैल्यू डायरेक्टली हम नहीं रख सकते, क्या बोलते हैं, उस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, r लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन मॉड x, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं रख सकते x की ये वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, x जो होगा वो यहाँ पे 1 बनाने के बाद जो भी ये वाला टर्म आएगा पूरा, ये ठीक है, कोफिशिएंट वगैरह सब मिला के वो x की तरह काम करेगा। तो इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 बाहर निकाल दिया, 2 रेज़ टू पावर 38 1 प्लस 3/2x होल रेज़ टू पावर 38। अब इसको एक्सपेंड किया, तो इसको एक्सपेंड करने के बाद 2 रेज़ टू पावर 38 तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया। अगर हमने इस कांस्टेंट नंबर से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, तो जो पहले सबसे बड़ा टर्म है वो अभी भी इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे बड़ा रहेगा, वो ऐसा थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे छोटा टर्म है वो अभी भी मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे छोटा टर्म ही रहेगा। इसमें ये 1 बन गया और 3/2 इंटू एक्स जो है ये पूरा हमारा x के लिए काम करेगा, x की तरह काम करेगा। तो इस फॉर्मूले में x का वैल्यू बेसिकली हम क्या रखेंगे, अगर यहाँ से -1/5 रखा तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी -3/10। तो इस फॉर्मूले के लिए -3/10 रखेंगे एंड n का वैल्यू इज़ 38। ठीक है, तो यहाँ से r आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 38 प्लस 1 39 1 प्लस x के मॉड का रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 10/3। तो ये कितना हो जाएगा 39 इंटू 3 अपॉन 30, तो आ जाएगा r लेस देन इक्वल्स टू 9। तो ये तो इंटीजर आ गया। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि इस जगह पे इस एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि t1 का मॉड लेस देन t2 का मॉड लेस देन, ऐसे चलता रहेगा। r बराबर 9 रखने पे r प्लस 1th टर्म एंड rth टर्म बराबर आएगा, तो लेस देन t8 लेस देन t9 रखने पे t10 और ये बराबर आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि ये इंटीजर आ गया। और फिर उसके बाद ये ऐसे बड़ा हो जाएगा t11, ये ठीक है, विच विल बी ग्रेटर देन t12 विच विल बी ग्रेटर देन एंड सो ऑन। टोटल कितने टर्म्स आएंगे, अगर ये 38 है तो 39 टर्म्स आएंगे, तो 1 से लेके 39 तक ये टर्म आ गए। ठीक है, अब देखो हम क्या क्या बोल सकते हैं। अगर हमने 9th टर्म लिखा, ठीक है, तो बिकॉज हमने x का वैल्यू -1/5 रखा है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आएंगे। तो पहला टर्म पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा पॉजिटिव होगा, फिर फोर्थ नेगेटिव होगा। तो जो इवन नंबर पे टर्म आएगा वो नेगेटिव होगा, जो ऑड नंबर पे आएगा, पहला, तीसरा, पाँचवा, वो पॉजिटिव होगा। तो उस हिसाब से देखो, इन दोनों का मॉड भले ही बराबर हो, बट ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव टर्म है, t9 पॉजिटिव टर्म है और t10 नेगेटिव टर्म है। ये ठीक है, एक दूसरे का नेगेटिव होगा बट मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, क्योंकि r बराबर 9 पे इसमें इक्वालिटी होल्ड करेगा। ठीक है, तो अब हम देखो आंसर कैसे बता सकते हैं कि न्यूमेरिकली, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज TR का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वो हो गया t9 एंड t10, दोनों बराबर है, कोई भी कैलकुलेट कर लो। तो दिस इज इक्वल्स टू, मान लिया हमने 9 कैलकुलेट किया, तो 2 रेज़ टू पावर 38 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और NC 9 है तो 8 आ जाएगा। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ नंबर दिखने में अलग होगा, बट जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली सेम आंसर आएगा।
3/2 x का मतलब क्या है, -3/10, ये ठीक है। और की पावर अगर 9 बोला है तो ये पावर 8 आ जाएगा। तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव होगा, तो हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं, यही सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। ठीक है, T10 भी देखने में यही होगा। T10 को अगर देखो तो 2⁻38, 38C 9 एंड -3/10⁻9 आएगा। ये नेगेटिव है तो मॉड लगा दिया, मॉड की बात चल रही है। ये तो हो गया ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। अब हमसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड वाइज लीस्ट टर्म कौन सा है, मिनिमम। ठीक है, तो देखो ग्रेटेस्ट टर्म तो यहाँ आ गया, इसके इधर भी डिक्रीज कर रहा है, इधर भी डिक्रीज कर रहा है, तो मिनिमम टर्म कौन सा होगा, या तो पहला होगा या फिर आखिरी होगा। ठीक है, अब जो पहला टर्म होगा वो तो पहले टर्म में NC 0 आएगा सिंपली, तो इसके एक्सपेंशन से केवल कितना आएगा, 38C 0 विच इज़ 1। उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो खैर अभी न्यूट्रल हो गया, इसको एक मिनट के लिए भूल जाए। तो पहले टर्म में यहाँ से क्या आएगा, 38C 0 मतलब 1 आएगा। जो आखिरी टर्म होगा 39, उसमें आएगा 38C 38, वो तो 1 हो गया, एंड दिस रेज टू पावर 38। अब इसका वैल्यू कितना है, 3/10। ठीक है, तो देखो दो चीज़ हो गया, इनमें से और इनमें से ही एक छोटा होगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो ऐसे जा रहा है। ये बीच में तो बड़े टर्म हो गए 9 और 10, उसके इधर भी वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है लगातार, इधर भी डिक्रीज़ करता हुआ जा रहा है, इधर भी डिक्रीज़ करता हुआ जा रहा है। तो मेरे को ये देखना है कि ज़्यादा डिक्रीज़ कौन करेगा, ज़्यादा नीचे कौन होगा इन दोनों में से, ये देखना है। तो इस वाले केस में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 है 38C 0 की। इस वाले केस में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू भी 1 है 38C 38 की। दोनों साइड से बाइनोमियल कोफिशिएंट तो बराबर ही आता है, इक्विडिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट के अलावा कुछ नहीं है, x की पावर 0 है। इसमें x कितना है, एक फ्रैक्शन 3/10, उसकी पावर 38 होगी। तो फ्रैक्शन से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू घट गया, ये ठीक है, ये तो 1 हो गया फर्स्ट टर्म, ये तो 1 हो गया, बट ये वाला वैल्यू 1 से छोटा हो गया इसकी वजह से। फ्रैक्शन को अगर हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/10 को 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा हो जाएगा, फिर उसको 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा हो जाएगा। तो ऐसे करते करते अगर 38 पावर लिया तो खूब छोटा हो जाएगा। तो इनमें जो सबसे छोटा टर्म होगा वो बेसिकली क्या होगा, T39, एंड उसका वैल्यू कितना होगा, 2⁻38, तो सभी जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, 38C 38 एंड -3/10 रेज़ टू पावर 38। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मॉड नहीं लगाया, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये तो देखो हमारा आंसर हो गया किसके लिए, मैग्नीट्यूड वाइज के लिए। ठीक है, अगर हम वैल्यू वाइज बोलें, मतलब मॉड ना लगाएं, TR की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो देखो x नेगेटिव लेने से क्या हो गया कि ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, एंड ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव में ये टर्म पॉजिटिव है T9 और T10 जो है वो नेगेटिव है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो सबसे बड़ा टर्म आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, जो सबसे छोटा टर्म आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव में भी मान लिया -2, -3, -5 लिखा है, तो -2, -3, -5 में 3 टर्म लिखे हैं, मान लिया हमारे पास 3 वैल्यूज़ लिखी हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, -5। मतलब जो मैग्नीट्यूड वाइज तो सबसे बड़ा हो बट नेगेटिव हो। तो इनमें क्या है, ये मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा है, ये ठीक है, ये दोनों बराबर है और बाकी सब छोटा है, एंड ये नेगेटिव है। तो ये वाला टर्म हमारा सबसे छोटा टर्म हो गया, ये वाला टर्म हमारा सबसे बड़ा टर्म हो गया। तो अगर TR मैक्स की बात करें तो वो T9 होगा, दैट इज 2⁻38, 38C 8 इंटू -3/10 रेज़ टू पावर 8। अगर हम TR के मिनिमम की बात करें तो वो हमारा बेसिकली T10 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा। दिस विल बी 2⁻38, 38C 9 इंटू -3/10 रेज़ टू पावर 9।
सही है। तो ये हो गए मैग्नीट्यूड वाइज या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये ठीक है, न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, केवल न्यूमरिक मैटर करता है, नंबर मैटर करता है, साइन नहीं। ये एक्चुअल वैल्यू होगी जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। एक और क्वेश्चन करें। इन द एक्सपेंशन ऑफ, माने लिख लिया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 31 व्हेन एक्स इज इक्वल टू दिस, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट टर्म बताने, तो फिर वही आंसर। इस बार इधर कुछ नंबर नहीं है, मतलब वो लॉजिक तो अब समझ में आ ही गया। तो अब हमने सिंपल एग्जांपल ले लिया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 31 और ये हो गया। तो r लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन मॉड एक्स। तो n प्लस 1 हो गया 32, 1 प्लस x का रेसिप्रोकल 5, तो ये कितना हो गया 6। तो 32 अपॉन 6 विच इज़ 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है कि पहली बार तो इक्वालिटी होल्ड करेगा नहीं। तो इस बार कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब T1 T2 T3 ऐसे करके T32 तक जाएंगे, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म बराबर नहीं होगा मैग्नीट्यूड वाइज, पहली बात। ठीक है, और अगर ये 5 लिया है तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो रहा होगा, T1 का मॉड लेस देन T2 का मॉड लेस देन T3 का मॉड, ये ठीक है। ऐसे करते हुए T6 जो होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा होगा, T5, चलो ये भी लिख ही लिया, T4, फिर ये इधर भी बड़ा हो जाएगा T7, ये 5 लिया है तो r+1, TR+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू TR, इसको सॉल्व करते हैं तो उसमें r की जगह 5 रखा। मतलब इसका मतलब क्या है कि r की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, 1 2 3 4 5 बस। तो 5 रखने पे TR+1 6 हो जाएगा, वो सबसे बड़ा होगा। फिर ग्रेटर देन T7, ग्रेटर देन T8, ग्रेटर देन एंड सो ऑन। और लास्ट में कितने टर्म है टोटल, 32, तो T32 ये आएंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो बिकॉज x नेगेटिव है तो पहला टर्म ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब जो मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट टर्म आएगा या जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा वो खुद वैसे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अगर हमने बोला कि TR का मैक्सिमम वैल्यू क्या है मॉड का, या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, तो ऑफ कोर्स वो T6 है, विच इज़ इक्वल्स टू 31C5 एंड माइनस 1 रेज टू पावर 5, एंड ये दिख रहा है कि नेगेटिव है इसलिए मॉड लगा दिया, या दिस इज 31C5 इंटू 1/5 रेज टू पावर 5, या ज्ञान से ये ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। ठीक है, TR का मैग्नीट्यूड वाइज लीस्ट टर्म, तो अगेन वही इसमें या इसमें से ही एक टर्म सबसे छोटा होगा। इन दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होगा, इसमें x होगा नहीं, लास्ट वाले में x होगा। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है तब तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, जैसे भी हमने पहले क्वेश्चन में किया था। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए तो फिर ये टर्म बड़ा हो जाएगा, फिर सबसे छोटा टर्म ये हो जाएगा। तो इस वाले केस में x का वैल्यू 1/5 है, छोटा है, तो इसलिए ये आएगा सबसे छोटा टर्म। ऐसा हमेशा नहीं होगा, केवल x का वैल्यू जब 1 से छोटा है तब होगा, अदरवाइज लीस्ट टर्म ये हो जाएगा मॉड T32, दैट इज 31C31 इंटू -1/5 रेज़ टू पावर 31 का मॉड। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज लीस्ट टर्म हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हमसे पूछा जाए कि मॉड हटा दिया, ये वैल्यू वाइज मिनिमम कौन होगा, लीस्ट कौन होगा, तो दिख रहा है कि देखो ये सबसे बड़ा है मैग्नीट्यूड में और नेगेटिव है, तो सबसे बड़ा नेगेटिव टर्म हो गया। तो यही टर्म जो होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज लीस्ट होगा। तो TR मिनिमम क्या होगा, T6,
ये ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू सिक्स्थ टर्म, तो आ जाएगा 31C5, यही वाला टर्म। और इस बार तो मॉड लगाए नहीं, तो ये तो ऐसे लिखा रहने दिया। तो दिस इज -1 31C5 इंटू 1/5 ये वैल्यू वाइज लीस्ट टर्म हो गया। देखो अगर x नेगेटिव है तो ऑल्टरनेट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके अगर हम दोनों तरफ जाएं तो वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो बाकी के पॉजिटिव टर्म आएंगे वो इधर जितने भी पॉजिटिव टर्म बचे हुए आएंगे, जैसे T9 आएगा, T11 आएगा, ऐसे करते हुए जितने भी पॉजिटिव टर्म आएंगे सब इससे तो छोटा ही होगा। तो इधर की साइड सबसे बड़ा टर्म यही है वैल्यू वाइज, ठीक है। ऐसे ही इधर डिक्रीज होता जा रहा है, तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, यही है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, वो सबसे बड़ा टर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुना, हमने क्या बोला कि जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वैल्यू वाइज वो पॉजिटिव ही होगा। तो हमने केवल पॉजिटिव टर्म्स देखे, नेगेटिव को भूल गए। उनमें भी T7 के आगे सारे टर्म उससे छोटे ही हैं, तो इन सब में सबसे बड़ा ये होगा, इन सब में सबसे बड़ा ये होगा। इन दोनों में क्योंकि T6 पे सबसे बड़ी वैल्यू थी मैग्नीट्यूड वाइज, फिर दोनों तरफ वैल्यू डिक्रीज किया, तो पता नहीं T6 ज़्यादा नीचे जाएगा, सॉरी T5 ज़्यादा नीचे जाएगा या T7 ज़्यादा नीचे जाएगा, ये बस हमें चेक करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होगा कि इन दोनों में जिसकी भी वैल्यू बड़ी आएगी वो वैल्यू वाइज ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। मतलब मॉड हटा के जो एब्सोल्यूट जो वैल्यू है, टर्म की जो वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अब देखो इसको चेक कैसे करें कि T7 या T5 में से कौन बड़ा है। T7 की अगर ऐसे वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा दिस रेज़ टू पावर 7 और 31C7, वो खुद अपने आप में बड़ा नंबर आएगा। तो अलग अलग वैल्यू ना निकालने की बजाय, ये ठीक है, वो तो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, हमने क्या किया, इनका रेशियो निकाल लिया। हमने ऐसे निकाल लिया T7/T5। अगर ये 1 से बड़ा आ जाए तो हमें पता लग जाएगा T7 बड़ा है, 1 से छोटा आ जाए तो T5 बड़ा हो जाएगा। तो ये रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये भी हमें बता देगा बड़ा कौन है छोटा कौन है, और काफ़ी कुछ इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बड़े बड़े वैल्यूज़ डील नहीं करने पड़ेंगे। तो T7 का मतलब क्या है, 31C7 और इंटू एक्स का -7 है तो ये 6 आएगा, 6/31C4 -1/5⁴। तो ये आ गया 31 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल। ये हो गया 31 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 27 फैक्टोरियल इंटू 1/5²। 6 और 4 में यहाँ 2 बचेगा, तो देखो ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 25, 27, तो इसमें 27, 26 बाहर निकाला, उसके बाद 25 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 27, 26 ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। 4 और 6 में इसमें से 6 बाहर निकाला और 5 बाहर निकाला, उसके बाद 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, ये 5² है विच इज़ 25, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, 6, तो ये 9 इंटू ये, हाँ बिल्कुल सही है। तो 9 इंटू 13 कितना हो गया, 117 अपॉन दिस इंटू दिस 125, तो 117 अपॉन 125 तो 1 से छोटा है, तो उसका मतलब क्या कि इन दोनों में ये बड़ा हो गया T5, तभी वैल्यू 1 से छोटा रहे। तो वैल्यू वाइज ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, T5 विच इज़ 31C4 इंटू -1/5⁴, ये आंसर आएगा।
ठीक है। क्वेश्चन 3, फाइंड x if in the expansion of 2 plus 3x raised to power 27 11th term is the greatest term numerically. ये ठीक है, numerically it is the greatest term. ठीक है, आंसर 2 raised to power 27 बाहर निकाल दिया, 3/2 x raised to power 27। वैसे तो हमें ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो बस हमें केवल ये बताना है कि T11 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म है। बट ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, 11th टर्म जो है वो अपने पहले वाले 10वें टर्म से भी बड़ा होगा, एंड T11 का मॉड विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू T12, दोनों तरफ से ये बड़ा होगा। सो T11 कितना हो जाएगा, 27C 10 इंटू 3/2x रेज टू पावर 10 इंटू 2 रेज टू पावर 27। 11th टर्म तो ये हो जाएगा, इसका मॉड इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर 27 इंटू 27C 9 3/2x रेज टू पावर 9 का मॉड। तो अगर दोनों तरफ कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 27 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, और 3/2x इधर एक बचेगा, इस ग्रेटर देन, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 27 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, इसमें इधर 10 बचेगा, इसमें इधर 18 बचेगा, तो आ गया मॉड x ग्रेटर देन 10 इंटू 2 से ये 9 हो गया, 10/27 ये आ गया। इस वाली इनइक्वालिटी से T11 मतलब वही 2 रेज टू पावर 27 3/2x रेज टू पावर 10 का मॉड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, तो 2 रेज टू पावर 27 27C 11 3/2x रेज टू पावर 11, तो ये कैंसिल हो गया, 27 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 17 और बस इस बार उधर x बचेगा, 27 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 16 इंटू 3/2 मॉड x, ये कैंसिल, 11 17, तो मॉड x ये इधर आ जाएगा, इज़ लेस देन इक्वल्स टू 22 51। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, मॉड x इज़ ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10/27 बट लेस देन इक्वल्स टू 22/51, that would mean x belongs to -22/51 से -10/27 यूनियन 10/27 टू ये आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन के लिए
देखो अभी जो हम बात कर रहे थे 1 प्लस एक्स रेज टू पाई एन का, वो एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन सी एन एक्स रेज टू पाई एन। फिर हमने क्या बोला था कि ग्रेटेस्ट टर्म के लिए आर मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू एन प्लस वन, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन मॉड एक्स, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने x का कोई वैल्यू रखा 1/7, ये ठीक है, मान लिया हमने x का वैल्यू 10 रखा, तो हर टर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, उनमें से सबसे बड़ा टर्म कैसे आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 10 रखो, फिर कैलकुलेट करो, फिर देखो कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, अगर इसमें मैं x बराबर 1 रख दूँ तो आ जाएगा r लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 सिंपली 2। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये, ठीक है, उसी के अराउंड ग्रेटेस्ट टर्म आता है। ये तो समझ आता है, जब ये वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग था तो हमने बोला कि r की वैल्यू 9 जो है वो लास्ट होगा जिसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और 10th टर्म जो होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो मतलब जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ रहा है उसी के आसपास हमारा ग्रेटेस्ट टर्म आएगा। अगर हमने x इक्वल टू 1 रख दिया तो यहाँ से x तो गायब ही हो जाएगा, तो जो हर टर्म आएगा उसमें बेसिकली बाइनोमियल कोफिशिएंट ही बचेगा। तो अब जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ में कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है ये पता लग जाएगा। तो देखो यहाँ से तुम्हें फीलिंग आ जानी चाहिए कि n प्लस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट तो n प्लस 1 होगा, 0 1 2 ऐसे करके n तक अगर जा रहे हैं तो कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफाइन होंगे, टोटल n प्लस 1। उनमें से जो सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो दिखाई दे रहा है n प्लस 1/2, मतलब मिडिल टाइप में मिलेगा, मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं जैसे NC0, NC1, NC2 ऐसे करके NCn माइनस 1, NCn, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, दोनों तरफ से इक्विडिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर होते हैं। फिर इसकी वैल्यू n, फिर इसकी वैल्यू n माइनस 1/2, तो फिर ऐसे भी इसकी वैल्यू n और इससे पहले वाले की वैल्यू n माइनस 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू बढ़ता जाएगा, फिर मिडिल में ग्रेटेस्ट होगा, फिर घटता जाएगा। ठीक है, अब मिडिल में अगर ये n है इवन, मान लिया n का वैल्यू 40, तो फिर ये कितने टर्म्स आ जाएंगे, टोटल 41। ठीक है, अगर n का वैल्यू 40 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 41, देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म, देयर विल बी ओनली वन मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और वो बेसिकली क्या होगा, अगर n का वैल्यू 40 है तो देखो याद रखने के लिए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो 40 है वो सीधा सीधा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो 40C20 है वही ग्रेटेस्ट होगा, उसी की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, वही यहाँ पे आएगा 40C20। अगर मान लिया n का वैल्यू 41 है तो नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट तो एक ज़्यादा होता है, n प्लस 1 होता है, तो नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे, 42, विच इज़ एन इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर है तो मिडिल में सिंगल टर्म नहीं आएगा, 2 टर्म आएंगे। ठीक है, तो मिडिल वाले जो दोनों टर्म हैं वही ग्रेटेस्ट होंगे एंड आपस में बराबर भी होंगे। तो मिडिल वाले टर्म कौन सा आएगा, अगर 41 है तो देखो 40 था वो तो सीधा सीधा 2 से डिवाइड हो रहा था, तो हमने 2 से डिवाइड करके 20 ले आए, और 40C20 को हमने क्या बोल दिया, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर 41 है तो वो तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 41 में हम 1 घटा के अपॉन 2 कर देंगे, 1 जोड़ के अपॉन 2 कर देंगे। तो 41 में से 1 घटाया अपॉन 2 किया, मतलब 40/2 20 आ गया। 41 में 1 जोड़ के बाई 2 किया, मतलब 41 प्लस 1 कितना होगा, 42/2 21 आ गया। तो 41C20 एंड 41C21 ये दोनों बराबर होगा एंड ग्रेटेस्ट होगा। ये दोनों बराबर होगा वो तुम वैसे भी देख सकते हो कि NCR बराबर NCn माइनस R। ठीक है, तो इसमें नोट 1 क्या आ गया, द ग्रेटेस्ट। अच्छा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट टर्म में अंतर क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दीज टर्म्स। ये ठीक है, NCR, NC1, NC2 इनकी वैल्यूज देख रहे हैं केवल। ऑफ कोर्स ये सारे पॉजिटिव ही होंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी।
और टर्म की अगर बात करें तो x का वैल्यू रखने के बाद फिर हम इस पूरे टर्म की बात करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है वो फिर x पे डिपेंड करेगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है वो केवल n पे डिपेंड करेगा। सो द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट will be the middle binomial coefficient. The greatest binomial coefficient will be the middle binomial coefficient. ठीक है, तो NCR का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? अगर n इवन है तो नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑड होगा, एग्जैक्टली एक मिडिल टर्म आएगा and that will be NC(n/2). कब? if n is even। n अगर ऑड होगा तो इसमें से एक बार घटा के 2 कर दिया और एक बार जोड़ के /2 कर दिया, दोनों बराबर ही आएंगे। ये कब होगा? if n is ऑड, क्योंकि अगर n ऑड होगा तो नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट तो एक ज़्यादा है, n+1 है, तो वो n+1 इवन होगा, तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, दोनों वैल्यू वाइज बराबर ही आएंगे। ठीक है, अच्छा NCR की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? वो कुछ नहीं, वो 1 होगी। NCR तो हमेशा इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर होता है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, उससे छोटा हो नहीं सकता। वो क्या होगा? NC0 और NCN, इन दोनों की वैल्यू हमेशा सबसे छोटी होगी एंड 1 होगा। क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट 48 CR मैक्सिमम। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? ऑफ कोर्स 48 इवन है तो सीधा सीधा 2 से डिवाइड हो गया तो 24। सेकंड 51 CR की मैक्सिमम वैल्यू, तो 51 तो ऑड हो गया, एक कम /2 तो वो हो जाएगा 51C 25 एंड 51C 26। 51 में एक जोड़ा 52/2 26 हो गया, एक घटाया 50/2 25 हो गया, दोनों बराबर होगा। NCR और NC इन दोनों का सम भी 51 है, तो NCR बराबर NCN-R से भी आ जाएगा ये। ठीक है, थर्ड 37 CR की मिनिमम वैल्यू तो 1 हो जाएगी, दैट इज़ 37C 0 लिखो, भले ही 37C 37 लिखो। ठीक है, अच्छा फोर्थ, अगर हम बोलें ऐसे करके RC 20 की मिनिमम वैल्यू, तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसकी मिनिमम वैल्यू तो 1 ही होगी, 1 से छोटा तो हो नहीं सकता, और नेचुरल नंबर होगी तो ये तो 1 ही होगी। ट्रिकी क्वेश्चन क्या है ये? RC 20 की अगर हम पूछें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, वो इसको डबल कर देंगे, तो बोलेंगे 40C 20। ऐसा नहीं है। 48 CR में तो क्या है, R की वैल्यू 0 से लेके 48 तक ही जा सकती है, इसके ऊपर कंस्ट्रेंट आ गया, 0 से लेके 48 तक ही जा सकती है बस, उसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा वो ये होगा। बट इसमें R के ऊपर केवल कंस्ट्रेंट क्या है कि ये 20 से छोटा नहीं होना चाहिए। R का जो वैल्यू है वो 20, 21, 22, 23 ऐसे करके कहाँ तक जा सकता है? इन्फानेट तक। अब अगर हम 20 लें तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, 21 लें तो इसकी वैल्यू 21 आ जाएगी बेसिकली, 22 लें तो 22C 20 को 22C2 भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू निकालोगे तो 22 × 21/2 ऐसे करके आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसमें R का वैल्यू हम 20 से लेके इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, और जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ाएंगे वो वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी, तो इसकी वैल्यू तो हम इन्फाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज वी कैन इंक्रीज एज मच एज वी लाइक।
वी कैन टेक इट टू इन्फिनिटी, जितना बड़ा नंबर बनाना चाहें हम बन जाएगा ये, ठीक है। इन्फिनिटी तरफ ले जाना चाहें चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, sum of coefficients to find sum of coefficients of coefficient in an expansion, put all variables equals to 1। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट किसको बोलते हैं कि जिस भी वेरिएबल या जिस भी वेरिएबल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनमें जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है उसमें वेरिएबल पार्ट को छोड़ के जो बच गया उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें उनका सम निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल को 1 रख दिया तो वेरिएबल वाला पार्ट गायब हो जाएगा, कोफिशिएंट बच जाएंगे, एंड जो एक्सपेंशन लिखा होगा उसमें बीच में प्लस प्लस करके लिखा होगा तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट हो गया, मान लिया कि 2x माइनस 3y रेज़ टू पावर 35, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड सम बराबर ये x और y को 1 रखा तो 35, दिस इज माइनस 1 रेज़ टू पावर 35 विच इज़ -1, तो आंसर -1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो वैसे आ जाएगा 35C0 2x रेज़ टू पावर 35, फिर माइनस 35C1 2x रेज़ टू पावर 34 इंटू 3y, 35C2 2x रेज़ टू पावर 33 इंटू 3y का स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। अब इसमें जब हमने x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 रख दिया तो इसमें x1 ये गायब हो गया, ये कोफिशिएंट बच गया। ठीक, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, वेरिएबल को छोड़ के जो भी आ जाए, तो इसमें कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा, माइनस 35C1 2 रेज़ टू पावर 34 इंटू 3, ये इसका कोफिशिएंट है, मतलब साइन भी उसमें इंक्लूड होगा एंड जो भी नंबर्स हैं वेरिएबल को छोड़ के x और y को छोड़ के वो सब इंक्लूड होगा, तो इसका कोफिशिएंट ये हो गया। ऐसे ही इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 35C2 2 रेज़ टू पावर 33 इंटू 3 स्क्वायर, ये नेट कोफिशिएंट हो गया। तो उसने बोला कि इन्हीं कोफिशिएंट का सम चाहिए,
तो हमने वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो नेट आंसर हमारा कितना हो गया -1। मतलब कुछ पॉजिटिव टर्म आ रहे होंगे, कुछ नेगेटिव टर्म आ रहे होंगे, तो कैंसिल हो करके सब कुछ कटपिट के लास्ट में -1 बचेगा। इसका मतलब ये है, अगर इसमें से हम एक्स वाई हटा दें तो। ठीक है, दूसरा 2 + 3p + 7q रेज़ टू पावर 50। ये जो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल p और q में लिखा हुआ है, तो इसके लिए सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए पुट p is equals to q is equals to 1. So this implies required sum is equals to 2 + 3 + 7 raised to power 50, which is 12 raised to power 50. यही आ गया आंसर। ठीक है, सो दिस विल बी आर आंसर।